हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री विद डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आज आपसे हिस्ट्री ऑफ कौशल महाजनपद के थर्ड पार्ट पर बात करूंगा। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप देख ही चुके हैं। थर्ड पार्ट में ये थर्ड पार्ट अंतिम पार्ट होगा, अंतिम भाग होगा कौशल के इतिहास का, और इसमें कौशल महाजनपद का पूरा इतिहास आपको समेट लिया जाएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि सेकेंड पार्ट तक में किस तरह से काशी को फिर से दोबारा प्रसेनजीत ने मगध के शासक अजातशत्रु के साथ अपनी बेटी की शादी करके, वाजिरा की शादी करके काशी को फिर से मगध को दे दिया था। अब इसके बाद कौशल के इतिहास का क्या हुआ आप देखेंगे यहाँ पर। कौशल में प्रसेनजीत का एक बेटा था, उसका नाम था विदुडभ। विदुडभ अपने पिताजी से द्वेष रखता था, पिताजी से खुश नहीं रहता था। उसके पीछे कुछ कारण था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि प्रसेनजीत एक कामुक प्रवृत्ति का शासक था। इसका एग्जाम्पल मिलता है, उदाहरण है कि प्रसेनजीत ने अपने राज्य की एक मालिन की बेटी मल्लिका के साथ विवाह किया था, और इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं प्रसेनजीत के। प्रसेनजीत से उसके बेटे की नाराजगी का कारण क्या था? माना जाता है कि प्रसेनजीत के अंडर में जो गणराज्य थे उसमें कपिलवस्तु के शाक्य भी प्रसेनजीत के अंडर में थे। यानी जो रिपब्लिकन स्टेट था कपिलवस्तु के शाक्य, वो प्रसेनजीत कौशल के अंडर में था। और इन्हीं कपिलवस्तु के शाक्यों में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध की का जो वंश था वो कपिलवस्तु के शाक्यों में ही था। कपिलवस्तु के शाक्य अपने को बड़ा स्वाभिमानी मानते थे, आत्मरक्षा अभिमानी मानते थे, और उनकी खासियत थी कि वो अपने वंश की बेटी की शादी, अपने कुल की बेटी की शादी किसी दूसरे कुल में ना तो करते थे और ना किसी दूसरे कुल की बेटी की शादी अपने कुल में करते थे। अपने रक्त पर बड़ा अभिमान करते थे। प्रसेनजीत के अंडर में शाक्यों का कुल था। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध का भक्त था, और प्रसेनजीत चाहता था कि मैं महात्मा बुद्ध के वंश में, महात्मा बुद्ध के कुल में अपना वैवाहिक संबंध बनाऊं, और वो चाहता था कि मैं अपना विवाह महात्मा बुद्ध के कुल के किसी राजकुमारी के साथ करूं। और इसके लिए प्रसेनजीत ने कपिलवस्तु के शाक्यों को आदेश दिया कि अपनी एक राजकुमारी की शादी वो मेरे साथ करें। कपिलवस्तु के शाक्य इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी पूरी सभा बैठी, वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उनको कौशल के शासक से डर भी था। तब उन्होंने एक कूटनीति के जरिए, एक डिप्लोमेसी में की, और उसके जरिए एक रास्ता निकाला। और उस रास्ते में क्या हुआ कि कपिलवस्तु के शाक्यों ने अपनी एक दासी की बेटी, जिसका नाम था वासव खत्तिया को राजकुमारी कह करके कौशल भेज दिया, और वासव खत्तिया की शादी कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ कर दी। इसी वासव खत्तिया का बेटा था विदुडभ। आगे चल करके विदुडभ को जब पता चला कि मैं किसी राजकुमारी का बेटा नहीं बल्कि मैं एक दासी का बेटा हूं, और लोग उसको दासी पुत्र कह करके चिढ़ाते भी थे। और कहा जाता है कि एक बार वो अपने नाना के घर यानी कपिलवस्तु के शाक्यों के दरबार में गया हुआ था, तो वहां पर भी लोगों ने दासी पुत्र कह करके उसका अपमान भी किया था। इस बात से विदुडभ बड़ा क्षुब्ध रहता था, बहुत दुखी रहता था, और वो प्रसेनजीत से खुश नहीं रहता था, क्योंकि उसको दासी पुत्र कह करके जगह जगह उसका अपमान होता रहता था। तो जब विदुडभ बड़ा हुआ तो उसने कौशल पर के शासक बनने की, कौशल का राजा बनने की सोची। और वो जिस तरह से उसको कपिलवस्तु के शाक्यों के दरबार में उसको दासी पुत्र कह करके उसका अपमान किया गया था, उससे बहुत दुखी था, और कपिलवस्तु के शाक्यों को वो मिटाना भी चाहता था, उनसे बदला लेना चाहता था। इसके लिए निश्चित ही कौशल का शासक होना अनिवार्य था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है, और ये सारी डिटेल बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय से ही पता चलती है, जिसकी चर्चा मैंने सेकंड पार्ट में की है। पता चलता है कि विदुडभ ने प्रसेनजीत के एक जो बहुत विश्वासपात्र मंत्री थे दीघचारण के साथ मिल करके एक षड्यंत्र रचा। और जब एक बार किसी कार्य से शासक प्रसेनजीत कौशल के बाहर गए हुए थे, राजधानी से बाहर गए हुए थे, विदुडभ ने
मंत्री दीक्षारण के साथ मिलकर के खुद को कौशल का राजा बना दिया, अपना राज तिलक करवाया और अपने को शासक घोषित कर दिया। जब प्रसेनजीत वापस आए, प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिया गया। प्रसेनजीत को लगा कि अब तो मैं मार दिया जाऊंगा। प्रसेनजीत ने अपनी जान बचाने के लिए, उनको कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वो अपनी बेटी के घर भागे। यानी प्रसेनजीत अपनी जान बचाने के लिए मगध के शासक अजातशत्रु के पास भागे। और कहा जाता है कि मगध की राजधानी राजगृह यानी गिरिव्रज राजगृह के गेट पर पहुंचते पहुंचते थकान से चूर हो प्रसेनजीत वहीं पर गिर पड़े और वहीं बेहोश होकर के उनकी मृत्यु हो गई। यानी कौशल के शासक प्रसेनजीत का अंत बड़ा दुखद रहा और मगध की राजधानी राजगृह के गेट पर, राजगृह के दरबार के दरवाजे पर ही प्रसेनजीत की मृत्यु हो गई। इधर विदुरथ जैसे राजा बना, उसने कपिलवस्तु से बदला लेने के लिए पहला काम किया। कपिलवस्तु के शाक्यों पर एक सेना लेकर के कपिलवस्तु के शाक्यों पर चढ़ाई कर दी। और कहा जाता है कि इस आक्रमण में विदुरथ ने कपिलवस्तु के शाक्यों का एक तरफ से नरसंहार कर दिया। औरतें, बच्चे, पुरुष, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको एक तरफ से उसने कटवा दिया। बिल्कुल पूरा महान जनसंहार। कुछ लोगों ने भाग करके, कुछ शाक्यों ने भाग करके अपनी जान बचाई। और कहा जाता है कि कुछ जो भाग करके वो नेपाल हिमालय की तराई में भाग करके छिप गए थे, जंगलों में जाकर के छिप गए थे। और वहीं पर छिपे हुए लोग थे जो एक मोरों के जंगल, मोरों से भरा हुआ जंगल था, वहाँ पर जाकर छिप गए और आगे चल करके यही मौर्य हुए थे। जो भी हो, ये रिसर्च का विषय है। लेकिन कुछ लोग भाग करके, कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। बाकी विदुरथ ने पूरे कपिलवस्तु के शाक्यों को का नरसंहार कर दिया, पूरे शाक्यों को खत्म कर दिया। ये अपमान का बदला लिया था विदुरथ ने। एक तरफ कौशल में अपने पिता की हत्या की एक तरीके से, और दूसरा उसने अपने ननिहाल यानी कपिलवस्तु के शाक्यों को बिल्कुल खत्म कर दिया। और फिर जब वहां से अपनी पूरी सेना के साथ आगे देखें क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग। गलत किया हुआ हमेशा गलत होता है। इसका एक उदाहरण देखें आप। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप देखें, विदुरथ जब अपनी पूरी सेना के साथ शाक्यों का नरसंहार करके कौशल अपने जनपद वापस आ रहा था, रास्ते में अचिरावती नदी पड़ती है। अचिरावती, जिसे आज हम राप्ती नदी कहते हैं, गोरखपुर के पास है राप्ती नदी, वो अचिरावती नाम से जानी जाती थी। और कहा जाता है कि पूरी सेना के साथ इसी अचिरावती नदी को पार कर रहा था, वापस आ रहा था। और फिर पूरी सेना के साथ विदुरथ इसी अचिरावती नदी में डूब करके खत्म हो गया। यानी कौशल का शासक विदुरथ अपनी पूरी सेना के साथ इसी अचिरावती राप्ती नदी में डूब गया। अंत हो गया विदुरथ का। कुछ लोगों ने माना कि महात्मा बुद्ध के वंश को खत्म करने का ये एक श्राप था, महात्मा बुद्ध का श्राप था, और कौशल का विदुरथ का अंत हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि विदुरथ ने जिस तरह से नरसंहार किया था, उसके पाप कर्मों की सजा उसको तुरंत मिल गई। जो भी हो, विदुरथ का अंत हो गया, कौशल के शासक का अंत हो गया। और मुझे किसी की लाइनें हैं, मेरे पिताजी अक्सर इन लाइनों को दोहराया करते थे। बहुत ही ये लाइनें इस समय बहुत सटीक बैठती हैं विदुरथ के इस अंत के साथ कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किए हैं जाके उनके घर देखो। जिसने जिसने दगा किए हैं जाके उनके घर देखो। यानी अंत का गलत का अंत, गलत का रिजल्ट हमेशा गलत ही होता है। तो इस तरह से कौशल के शासक विदुरथ का अंत हो गया। इसके बाद विदुरथ के उत्तराधिकारी का पता नहीं चलता है कि विदुरथ कौशल का उत्तराधिकारी कौन हुआ, विदुरथ के बाद कौशल का राजा कौन बना, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। ना ग्रंथों में ना लेखों में कहीं इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। और फिर इसके बाद कौशल महाजनपद मगध महाजनपद में मिला दिया गया। मगध का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु की ससुराल थी कौशल। और जब यहाँ पर कोई बचा ही नहीं, तब अजातशत्रु ने कौशल को अपने में मिला लिया। और इस तरह से एक प्रतिष्ठित महाजनपद, कौशल महाजनपद का अंत हो गया। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, तो ये 3 भागों में मेरा ये कौशल का इतिहास की ये पूरी कथा 3 भागों में रही।
आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और इसमें हिस्ट्री के बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत से फैक्ट हैं जो आप अगर सिविल सर्विस के या नेट के आप PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखें तो उनमें इस तीनों भाग के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फैक्ट नोट कर लें, हिस्ट्री का आनंद लें और इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रुचिकर इतिहास आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।